स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें। इसके बाद इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो कमेंट भी करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के रिलेशन को समझने के लिए हम इमेजिन करेंगे 3 एग्जांपल्स को। तो इमेजिन कीजिए एग्जांपल नंबर 1। इस एग्जांपल नंबर 1 में दो स्फेरिकल बॉडीज, पहली स्फेरिकल बॉडी जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ मास इक्वल है m1 के, दूसरी स्फेरिकल बॉडी जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ मास इक्वल है m2 के। दोनों बॉडीज के सेंटर्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इक्वल है d के। तो जब पहली बॉडी दूसरी बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है तो दूसरी बॉडी पहली बॉडी की तरफ एक्सेलरेट करती है। उसी तरह से जब दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर अप्लाई करती है ग्रेविटेशनल फोर्स तो पहली बॉडी भी दूसरी बॉडी की तरफ एक्सेलरेट करती है। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होता है और ये अट्रैक्टिव इन नेचर होती है। जब ये दोनों बॉडीज ग्रेविटेशनल फोर्सेस अप्लाई करती हैं एक दूसरे पर तो इन दोनों ग्रेविटेशनल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा F के। तो जब दो बॉडीज के दरमियान का डिस्टेंस इक्वल है d के वैक्यूम में तो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल है F के। अब हम एग्जांपल नंबर 2 में दोनों बॉडीज के मासेस का जो प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट ऑफ मासेस को कांस्टेंट रखेंगे और चेंज करेंगे डिस्टेंस को और देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होती है या सेम ही रहेगी जो एग्जांपल नंबर 1 में इमेजिन की गई है। अब आइए इमेजिन करते हैं एग्जांपल नंबर 2 को। एग्जांपल नंबर 2 में फिर एक दफा पहली स्फेरिकल बॉडी जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ मास इक्वल है m1 के, दूसरी स्फेरिकल बॉडी जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ मास इक्वल है m2 के। प्रोडक्ट ऑफ masses ऑफ टू बॉडीज इक्वल है m1 m2 के। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ masses ऑफ टू बॉडीज सेम है एज इन एग्जांपल नंबर 1। चेंज किया गया है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू बॉडीज को और ये डिस्टेंस इक्वल है 2d के। तो जब दोनों बॉडीज को 2d डिस्टेंस पर रखा जाता है तो पहली बॉडी दूसरी बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है। उसी तरह से दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है। तो दोनों ग्रेविटेशनल फोर्सेस डायरेक्शंस में अपोजिट होती हैं और ये एक्ट करती हैं अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू बॉडीज।
मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस फिर एक दफा इक्वल होगा, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा वो इक्वल होगा F डिवाइडेड बाय 4K। तो जब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू बॉडीज इक्वल है 2d के, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज इक्वल है F डिवाइडेड बाय 4K। तो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स और ये है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। तो आप एग्जाम्पल नंबर 2 में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब हमने डिस्टेंस को डबल किया गया है तो उस वक्त मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कम हुआ है। कंपेयर टू magnitude of gravitational force in example number 1. शेप ऑफ बॉडीज इंपॉर्टेंट नहीं है और ये दोनों बॉडीज किसी भी मटेरियल की बनी हो सकती हैं। अब आइए इमेजिन करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 को। एग्जाम्पल नंबर 3, फिर एक दफा पहली स्फेरिकल बॉडी जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ मास इक्वल है m1 के, दूसरी स्फेरिकल बॉडी जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ मास इक्वल है m2 के, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज इक्वल है m1 m2 के। प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज को इस एग्जांपल में भी सेम इमेजिन किया गया है एज प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज इन एग्जांपल नंबर 1। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू बॉडीज इक्वल है 3d के। तो फिर एक दफा डिस्टेंस को चेंज किया गया है, इस दफा डिस्टेंस 3 टाइम्स है। एग्जाम्पल नंबर 2 में डिस्टेंस 2 टाइम्स था कंपेयर टू डिस्टेंस इन एग्जाम्पल नंबर 1। तो जब इन दोनों बॉडीज को 3d डिस्टेंस पर रखा जाता है वैक्यूम में, तो पहली बॉडी और दूसरी बॉडी एक दूसरे पर अप्लाई करती हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दोनों ग्रेविटेशनल फोर्सेस जब एक्ट करती हैं तो दोनों बॉडीज एक दूसरे की तरफ एक्सेलरेट करती हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होगा और ये फोर्स अट्रैक्टिव होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेम होता है। पहली बॉडी दूसरी बॉडी पर जितनी फोर्स लगाती है, दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पर उतनी ही फोर्स लगाएगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल होगा F डिवाइडेड बाय 9K। तो जब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू बॉडीज इक्वल है 3d के, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल है F डिवाइडेड बाय 9K। तो डिस्टेंस जब 3 टाइम्स हुआ है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया है कंपेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इन एग्जाम्पल नंबर 1। तो चूंकि हमारे हर एग्जाम्पल में डिस्टेंस को इंक्रीज किया जा रहा है और इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, पहले तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करती है डिस्टेंस पर, और ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान में इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन हो सकता है।
तो आइए पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम ये क्यों कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज के दरमियान में इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है। तो एग्जांपल नंबर 1 में मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल था F के और डिस्टेंस इक्वल था D के। अगर हम डिस्टेंस का स्क्वायर लेते हैं तो डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल होगा D स्क्वायर के। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले रिलेशन को समझने के लिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हासिल होता है एक कांस्टेंट और ये कांस्टेंट इक्वल है एफ डी स्क्वायर के। एग्जांपल नंबर 1 में एग्जांपल नंबर 2 में डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज इक्वल था 2d के। उस वक्त मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल था F डिवाइडेड बाय 4 के। अगर हम इस डिस्टेंस का स्क्वायर लेते हैं होल स्क्वायर तो उस वक्त 2d होल स्क्वायर इक्वल होता है 4d स्क्वायर के। तो जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हासिल होता है एक कांस्टेंट और ये कांस्टेंट इक्वल होगा एफ डी स्क्वायर के। तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाता है जिसकी वजह से हमें हासिल हुआ कांस्टेंट और ये कांस्टेंट इक्वल है एफ डी स्क्वायर के। एग्जाम्पल नंबर 3 में जब डिस्टेंस इक्वल था 3d के तो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल था F डिवाइडेड बाय 9 के। अगर हम इस डिस्टेंस का स्क्वायर लेते हैं यानी कि 3d का होल स्क्वायर तो उस वक्त हमें हासिल होता है 9d स्क्वायर। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हासिल होता है एक कांस्टेंट और ये कांस्टेंट इक्वल होता है एफ डी स्क्वायर के। तो यहाँ पर भी ये 9 और ये 9 कैंसिल हो जाता है। तो याद रखिए जब भी हमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन को चेक करना होता है तो हम दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं और अगर मल्टीप्लिकेशन के बाद कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड एक सेम नंबर होता है तो उस वक्त हम कहते हैं कि वो दोनों क्वांटिटीज के दरमियान में जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है। तो यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1 में कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल है एफ डी स्क्वायर के। एग्जांपल नंबर 2 में भी कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल है एफ डी स्क्वायर के। उसी तरह से एग्जांपल नंबर 3 में भी कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल है एफ डी स्क्वायर के। इसी तरह से अगर आप डिस्टेंस को चेंज करते जाएंगे और मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो देखने में ये आता है कि मल्टीप्लिकेशन के बाद या प्रोडक्ट लेने के बाद हमें जो कांस्टेंट हासिल होता है वो कांस्टेंट अगर सेम नंबर होता है तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों क्वांटिटीज के दरमियान में इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है। लिहाजा हमने लिखा है
कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पर कांस्टेंट एफ डी स्क्वायर, यहाँ पर भी एफ डी स्क्वायर और यहाँ पर भी एफ डी स्क्वायर है। अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स को एफ से और डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं तो एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डी स्क्वायर के। ये है हमारा रिलेशन नंबर 2 और ये है सेकेंड पार्ट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब आपके माइंड में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि क्या ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान में इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है? तो फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान में इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन नहीं है, क्योंकि जब सिर्फ डिस्टेंस और फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम कांस्टेंट हासिल नहीं होता। इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस और फोर्स का।